स्टूडेंट, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर मैं राकेश चौहान आपका रसायन विज्ञान टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का अध्याय 7वां। हम विज्ञान का अध्याय 7वां जो हमारे केमिस्ट्री का है उसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 6 को पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक। ये हमारा चैप्टर परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे हम। इसमें पहले पार्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि परमाणु सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज के पार्ट में हम दूसरा पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या जे थॉमसन की आवश्यकता क्यों हुई? तो जो पहला मॉडल था जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, वह मॉडल इतना विकसित नहीं था, उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करते हुए उनके बाद सेकंड नंबर पे आए थे जे थॉमसन। तो हमारे भाई साहब जॉन डाल्टन ने तो ये बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, यानी उसका विभाजन संभव नहीं है, यानी वह स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता और सबसे छोटी इकाई भी क्या है? परमाणु है। यानी उनके कहने का अर्थ ये हुआ कि परमाणु में कोई और अन्य कण उपस्थित नहीं होता है। लेकिन बात करें जे थॉमसन की तो वो आते हैं और अपना एक मॉडल देते हैं और बताते हैं कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होता है और उसके चारों ओर एक ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं। उनकी खोज की थी जे थॉमसन ने, वह कण था इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा मॉडल है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ये मॉडल जे थॉमसन ने परमाणु में उपस्थित एक ऋणावेशित कण उन्होंने बाद में नाम दिया, लेकिन वो कण कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। कौन सा कण? ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण कौन था? प्रोटॉन। कौन था? प्रोटॉन। इनकी आंतरिक संरचना समझी अपने मॉडल से, यानी इन्होंने बताया कि प्रोटॉन कहां होता है और इलेक्ट्रॉन कहां होता है। केवल इतना ही बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यानी विद्युत उदासीनता के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। तो इन्होंने एक अपना मॉडल दिया था, उस मॉडल का नाम तरबूज मॉडल। क्या नाम था? तरबूज मॉडल। या आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा या प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या मिलेगा? प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल मिलेगा? प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। तो इन्होंने अपने जो मॉडल था उसकी तुलना एक तरबूज से की, या एक मिठाई का नाम होता है प्लम पुडिंग। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऐसा चित्र बना के दे दिया गया था बच्चे लोग, और चित्र बना के और ये वाला ऐसे भाग दे दिया था, यानी ऐसे बनाओ तो ठीक रहेगा क्योंकि लाल भाग तरबूज का होता है इसीलिए। और कुछ कुछ भाग लाल होता है बच्चे लोग, आपको पता होगा। ये ऐसे तरबूज बना रहा हूं, कटा हुआ तरबूज है जैसे, मान लो आप। खास बात की थी वो समझनी आपको। इन्होंने अपने मॉडल की तुलना किससे की? तरबूज से की। तो पहला पॉइंट ये लिखना है, इन्होंने अपने मॉडल की तुलना तरबूज से की थी। साधारण से पॉइंट है। दूसरा आपको क्या याद करना है कि जिस प्रकार, ध्यान देना बच्चे लोग, अब तरबूज में जिस प्रकार ये जो बीज है ना, बिखरे हुए बीज है, ठीक उसी प्रकार एक परमाणु में बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो इनकी तुलना, इनको तो इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन का। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। किसको? बीज को। किसको कहा? बीज को। और जो ये शेष लाल भाग होता है ना बच्चे लोग, उन्हें क्या कहा? धनावेशित कण। क्या कहा? धनावेशित कण। और उस धनावेशित कण का नाम क्या था? प्रोटॉन। क्या था? धन आवेशित कण का नाम क्या था? प्रोटॉन। क्या था? प्रोटॉन।
किसने बताया? जे थॉमसन ने केवल इतना बताया कि जिस प्रकार एक तरबूज में बीज बिखरे रहते हैं, उस प्रकार परमाणु में कौन बिखरे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो धनावेशित भाग होता है, लाल भाग, कौन सा? लाल भाग। उस लाल भाग को क्या कहा इन्होंने? धनावेशित, यानी क्या कहा? प्रोटॉन का। तो इसी को मैं लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना आपको? इन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक तरबूज में बीज बिखरे रहते हैं, उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। या आप क्या लिख सकते हो? अर्थात ऋण आवेशित कण, ऋणावेश की तुलना, ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन मान लो, क्या मानो? इलेक्ट्रॉन की तुलना बीज से की। किससे की? बीज से की थी। किससे की थी? बीज से की थी ऋणावेशित कण की तुलना। और बात करें जो पीछे शेष भाग बचा है, तो तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, शेष लाल भाग की तुलना, लाल भाग की तुलना प्रोटॉन से की। प्रोटॉन यानी यहां लिख सकते हो धनावेशित कण से, यानी प्रोटॉन से की थी। एक बात इन्होंने बहुत ही बढ़िया बताई बच्चे लोग, कि जो ये प्रोटॉन होता है यानी लाल भाग होता है, और जो बीज होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन होता है, उन्होंने ये बताया कि परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। यानी इन्होंने ही बताया कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है बच्चे लोग? उदासीन होता है। वैद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। तो चौथा पॉइंट ये लिखना है, उदासीनता के बारे में बताया था इन्होंने। किनके बारे में बताया था? कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। अब बात करूं उदासीन का अर्थ क्या हुआ? कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन को बोला जाता है परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। अगर आपको पूछ ले तो कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? जे थॉमसन ने। और कौन सा प्रयोग दिया था? तरबूज मॉडल प्रयोग। तो इस मॉडल की जो एक कमी थी वो ये थी, जो आगे आने वाले वैज्ञानिक हैं, इनकी ये कमी थी कि आगे आने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या नहीं कर पाया। कौन सा मॉडल? ये वाला। किसका मॉडल? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल।
तो जे थॉमसन ने जो मुख्य मुख्य बातें बताई है, और एक बात और है जो रह गई है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो जे थॉमसन ने ये चीज बताई कि ये जो परमाणु होता है इसका आकार उन्होंने बताया था। जो परमाणु होता है उसका आकार बताया था। परमाणु का आकार इन्होंने बताया, क्या बताया कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये थोड़ा याद रखना, या गोलाकार होता है। क्या होता है? इतना गोला होता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर याद रखना परमाणु का आकार होता है। यानी जे थॉमसन ने जो जो बातें बताई मैं आपको एक बार क्विकली बताना चाहूंगा। ऋण आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल, पलक पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के माध्यम से बताई। इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है उदासीनता। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ये हमारे भाई साहब जो जे थॉमसन ने बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। इस सिद्धांत की जो मुख्य बात ये थी। इन्होंने अपने मॉडल को तरबूज मॉडल कहा या तरबूज मॉडल से तुलना की, और जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं उसी प्रकार बीज की तुलना इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन से। जो लाल भाग है, ये जो लाल भाग है उनकी तुलना की थी प्रोटॉन से, और बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और इनकी जो एक कमी ये थी कि ये रदरफोर्ड का मॉडल जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं दे पाया। तो इस प्रकार दूसरा सिद्धांत जे थॉमसन का परमाणु मॉडल यहीं पे असफल हो जाता है, क्योंकि ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या नहीं कर पाया। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब पढ़ रहे हैं तीसरा प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। यह प्रयोग रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया। 1911 की बात है, आपके बुक में मिलेगा 1911। तो इस प्रयोग को पढ़ने से पहले बच्चे लोग, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप इस प्रयोग को पढ़ रहे हो अल्फा प्रकीर्णन, तो उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अल्फा के बारे में। ये क्या होता है? अगर बच्चे को यही पता नहीं है, पूरा प्रयोग बता दिया जाता है, अल्फा कण के बारे में जानकारी इतनी डिटेल से नहीं बताई जाती है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। पहले हम बात करेंगे अल्फा कण की। किसकी बात करेंगे? अल्फा कण की। तो पहली ही बात, अल्फा कण की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, चलो ये बात मान लेते हैं कि रदरफोर्ड ने खोज की। दूसरा कि ये होता क्या है? दूसरा पॉइंट इसके बारे में यह है कि यह एक आयनीकृत हीलियम नाभिक होता है। यह एक आयनीकृत हीलियम नाभिक होता है। यह एक आयनीकृत हीलियम नाभिक होता है, यानी एक ऐसा नाभिक जो हीलियम का होगा और उसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है। यानी इसका प्रतीक, इसकी बात करें कि इसका प्रतीक क्या होता है? या तो होता है अल्फा या अल्फा प्लस 2, या आप इसे क्या लिख सकते हैं? हीलियम 2-4। ये ध्यान देना थोड़ा कि जो अल्फा कण है उसका प्रतीक अल्फा प्लस 2 या हीलियम, या आप बोल सकते हो धनावेशित कण होता है। यह है मुख्य बात इसके बारे में, धनावेशित कण होता है। धनावेशित कण होता है, और वो भी कितना धनावेशित होता है? इसके ऊपर +2 आवेश होता है। कितना होता है? +2। अब मैं बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये है अल्फा कण He2 और 4। अब इसमें बात करूं, तुलना करूं Z और A से, ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं अल्फा कण के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिससे आपको ये प्रयोग आसानी से समझ में आएगा। बात करूं अल्फा कण में नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z की वैल्यू कंपैरिजन करने पर Z का मान आया 2 एंड A की वैल्यू कितनी आई? 4। तो फाइनली N की वैल्यू होती है फॉर्मूला A माइनस Z। 4 माइनस 2, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे?
2। तो अल्फा कण जिसमें प्रोटॉन की संख्या 2 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 2, जिसका परमाणु भार 4 होता है, आयनीकृत हीलियम नाभिक जिसके ऊपर +2 चार्ज, या अल्फा या हीलियम के नाभिक को आप बोल सकते हो अल्फा कण। यानी इनको पूरा पढ़ने के बाद हमें एक चीज स्पष्ट हुई है कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है धनावेश। ये चीज आप सेट कर लो माइंड में, अल्फा कण होता है धनावेश। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अल्फा कण के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, धनावेश। अब आते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के ऊपर। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अपने परमाणु मॉडल में अल्फा कणों का उपयोग किया था। क्या किया? लगभग इन्होंने 20 लाख अल्फा कणों का उपयोग किया और उनको क्या किया कि स्वर्ण पन्नी, पतली स्वर्ण पन्नी यानी सोने की पन्नी पर बमबारी करवाई, यानी बौछार करवाई, और फिर देखा, क्या क्या देखा वो हम पढ़ेंगे। यानी एक चीज इन्होंने स्पष्ट की कि परमाणु के केंद्र का अत्यल्प भाग, परमाणु का अधिकांश भाग केंद्र में स्थित होता है, उसको इन्होंने नाम दिया था नाभिक। यानी इनके प्रयोग के आधार पर परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। तो इनके परमाणु की जो बातें हैं, उन्होंने 20 लाख अल्फा कण लिए और उनकी बौछार या बमबारी की स्वर्ण पन्नी पर। फिर आगे क्या क्या होते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। बात करें प्रयोग की, तो मैं पहले इसका वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा, आपको ट्रिक बताता हूं, चित्र के माध्यम से वर्णन करना। तो जो इनका प्रयोग था, प्रयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या लिया वो मैं आपको बता देता हूं। तो रदरफोर्ड ने 20 लाख अल्फा कण, 20 लाख अल्फा कणों की बौछार, 20 लाख अल्फा कणों की बौछार एक पतली स्वर्ण पन्नी पर करवाई और उस पन्नी के पीछे यानी पन्नी के जो थोड़ा ही साइड में, पन्नी के पीछे ZnS का लेपन किया जो प्रतिदीप्ति का कार्य करता है, किसका कार्य करता है? यानी जैसे ही इसके ऊपर कोई भी कण गिरेगा ये चमकने लग जाएगा। ये उन्होंने किया था। अल्फा कण लिए, स्वर्ण पन्नी के ऊपर बौछार की, पीछे एक पर्दा लगाया जो एक प्रतिदीप्ति, यानी जैसे ही उस पे ऊपर किसी भी प्रकार का कण आके गिरेगा तो एक चमक सी उत्पन्न होगी, यानी धनावेशित कण गिरेगा। ये प्रयोग अब चित्र के माध्यम से कैसे समझना, इधर ध्यान देना, चित्र इंपॉर्टेंट है। ये प्रयोग समझ लिया। अब बात करते हैं चित्र की। तो मैं मान लेता हूं बच्चे लोग, ये है हमारा अल्फा पार्टिकल्स। क्या है बच्चे लोग? लगभग 20 लाख है, जिसमें से 1-2 इसमें बहुत सारे हैं। और यहां पे इन्होंने लगाया था क्या लगाया था? लेड की ईंटें लगाई। क्या लगाई? लेड की क्या लगाई? ईंटें, यानी पीपी की ईंटें। ये अवशोषण नहीं करता है आसानी से किसी भी कण को, इसीलिए। और फिर आगे इन्होंने क्या किया? यहां पे इन्होंने, थोड़ा इधर ले लेता हूं, यहां पे इन्होंने एक लगाई स्वर्ण पन्नी। क्या लगाई? स्वर्ण पन्नी। बात करता हूं उस स्वर्ण पन्नी की। तो ये है स्वर्ण, ये क्या है? स्वर्ण पन्नी यानी AU। आपने सुना होगा, जो धातु, सोना एक धातु है जिसमें आघात वर्धनीय का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, यानी आप इन्हें पीट कर पतली चादर बना सकते हो। ये गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है सोने में। ये स्वर्ण पन्नी, जिसकी
जो 100 नैनोमीटर थी उसकी मोटाई, उसकी क्या थी मोटाई। ये एक एक पॉइंट हम लिखेंगे, इसीलिए आपको शॉर्टली यहां बता रहा हूं। और फिर इन्होंने जो यहां पे पीछे, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इनको हटा रहा हूं, वापस लिख देंगे ऊपरी से, स्वर्ण पन्नी की बौछार करवाई, ये वाली लाइन हम वापस ऊपर लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे। तो यहां बात करूं तो यहां उन्होंने एक पर्दा लगाया, ये ऐसे, ये था ZNS, जिंक ब्लेड बोल सकते हो आप इसे। और अल्फा कणों की बौछार की जैसे ही, एक बार मैं फिर बनाऊंगा थोड़ा, एक बार देखना पहले, अल्फा कणों की बौछार की जैसे ही अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ये ऐसा अल्फा कणों की बौछार की स्वर्ण पन्नी पे की, तो अब क्या निष्कर्ष निकल के आया कि देख रहे हैं कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से प्रकीर्णित हो रहे हैं, कुछ 120 डिग्री से प्रकीर्ण हो रहे हैं। उन्होंने जब तक लगभग माना गया लगभग 20 लाख अल्फा कणों की बौछार की, तब ऐसा हुआ कि एक कण लौटकर वापस उसी पथ में आ गया, जिस पथ से भेजा गया था उस अल्फा कण को, वापस उसी पथ से लौट गया। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो जिस पथ से जा रहा है उसी पथ में वापस आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और टोटल हो जाए तो इंटू 2 यानी 360। यानी ये सोचने वाली बात है। आपके बुक में एक अद्भुत लाइन लिखी हुई मिलेगी कि यह एक सोचने वाली बात है, इतने सारे अल्फा कणों की बौछार करवाई लेकिन एक ही वापस क्यों आया। बात आती है इस अल्फा कण के गुणधर्म के ऊपर कि जब भाई साहब हमने इतने सारे अल्फा कण डाले तो ये एक ही वापस क्यों आया, इतने सारे डाले तो एक ही वापस क्यों आया। तब उन्होंने सोचा कि हमने जो कण डाला था, हमने कण डाला था अल्फा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, धनावेश। और साइंस कहती है समान आवेश के बीच कभी बनती नहीं है, विपरीत आवेश के बीच हमेशा बनती है। यानी यहां पे मेरे को बताओ बच्चे लोग, अगर धनात्मक डाला गया तो यहां बीच में कौन सा कण हो सकता है, धनात्मक होगा तभी उसे वापस भेजेगा। यानी यहां से यह सिद्ध होता है कि यहां पे जो केंद्र में अति अल्प भाग है वो कहलाता है, हमारे भाई साहब रदरफोर्ड ने बताया, क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक। और फिर इन्होंने निष्कर्ष क्या क्या निकले, जैसे ही अल्फा कणों की बौछार की, अधिकांश अल्फा कण अपने जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे मार्ग में निकल रहे हैं, कुछ 190, कोई 90 से, कोई 120 से, यानी अधिकांश भाग खोखला है। खोखला है तभी तो पार होके निकल रहे हैं अल्फा कण। लेकिन एक अल्फा कण जो वापस लौटा, यहां से सिद्ध हुआ कि परमाणु का पूरा यानी अधिकांश भाग केंद्र में स्थित होता है, और उस केंद्र को नाम दिया था रदरफोर्ड ने नाभिक। यानी नाभिक की खोज पूछ ले तो कौन से वैज्ञानिक ने की थी, हमारे भाई साहब रदरफोर्ड ने। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे और आपको फिर से एक बात समझाएंगे। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष, इस मॉडल से क्या क्या निष्कर्ष निकले। तो अब हम प्रयोग तो हमने कर लिया, अब प्रयोग से जो क्या क्या निष्कर्ष निकले, यानी उन्होंने क्या क्या देखा, प्रेक्षण भी बोल सकते हो आप। और तो अब हम पहुंचे हैं निष्कर्ष के ऊपर। पहला क्या है निष्कर्ष, आप खुद बताओगे अब तो, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है,
खोखला होता है। और दूसरा पॉइंट, जो इन्होंने लगभग 20 लाख अल्फा कणों की बौछार की, यानी क्या था 20 लाख अल्फा कणों की बौछार की इनमें से अधिकांश अल्फा कण सीधे प्रकीर्णित हो गए। प्रकीर्णन का अर्थ होता फैलना। प्रकीर्णित हो गए। अब अगला पॉइंट, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से 120 डिग्री से प्रकीर्णित हुए। 90 से भी हुए, 120 से भी हुए। और एक जो बात सोचने लायक थी, 20 लाख अल्फा कणों में से 20 लाख अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने पूर्व पथ में लौट गया। पूर्व यानी यथावत पथ से लौट गया। यानी जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लौट गया। तो यानी यहां से क्या निकल के आता है कि जो परमाणु का अधिकांश भाग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परमाणु का अधिकांश भाग केंद्र में, अधिकांश द्रव्यमान लिख सकते हो यहां पे, केंद्र में अति अल्प भाग में होता है। अब ये बात निकल के आ गई, इस अति अल्प भाग को हमारे भाई साहब रदरफोर्ड ने क्या कहा था, नाभिक। यानी ये भी लिख सकते हो कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित होता है, धनावेशित या धनावेश कण होता है, जिसे, या धनावेश भाग लिख सकते हो आप, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। एक पॉइंट ये लिखना है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसको केंद्र में कौन होता है? नाभिक होता है। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। और यहाँ जैसे ये कण आते हैं तो ZNS पे एक चमक सी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? चमक सी उत्पन्न। तो ये मॉडल था रदरफोर्ड का। कमियां तो हर किसी में होती है, हर मॉडल में होती है। ये कैसे बच सकते? इन्होंने भी एक चूक कर दी। इन्होंने इतना कुछ बताया, काफी बढ़िया गया था ये मॉडल, लेकिन बात आती है भाई साहब इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा। हमारे इससे पहले वाले जे थॉमसन आए, उन्होंने कहा कि जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। पर भाई साहब ये तो बताओ हमें कि ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली होता कहां है, ये नहीं बता पाए। जे थॉमसन भी नहीं बता पाए। फिर आते रदरफोर्ड, इन्होंने भी अपनी कहानी पूरी लिख दी। फिर इन्हें पता चला यार इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, यानी स्टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं बता पाए। रदरफोर्ड भी नहीं बता पाए, यानी इलेक्ट्रॉन की संरचना को नहीं जान पाए। और एक होता है स्पेक्ट्रम, उन्हें भी नहीं बता पाए। कौन नहीं बता पाए? रदरफोर्ड नहीं बता पाए। अब बात करें तो इनकी कमी, मेन मुख्य कमी क्या होगी वही लिखनी है हमें। इनकी कमी होगी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की
इन्होंने इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व कहां होता है ये भी नहीं बता पाए हमारे कौन, रदरफोर्ड। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आप पहले तो इसे इंपॉर्टेंट लगाइए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या पूछा जाता है अल्फा प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, मॉडल प्रयोग प्रेक्षण चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो कुछ नहीं करना, एक बार मैं आपको माइंड में सेट कर रहा हूं। सन 1911 की बात है, हमारे भाई साहब थे रदरफोर्ड। उन्होंने जे थॉमसन के मॉडल को आगे बढ़ाते हुए, जे थॉमसन का मॉडल फ्लॉप हुआ क्योंकि रदरफोर्ड के बारे में कुछ नहीं बता पाए, तो इन्होंने क्या किया, अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में पहले तो लिया अल्फा कण, और उसके गुण मैंने आपको डिटेल से बता दिए, यानी इस मॉडल में कहीं नहीं अटकोगे अगर उनके गुण के बारे में पता है। अल्फा कण होता है धन आवेशित कण, क्या होता है, धन आवेशित कण। अल्फा कण कौन सा चार्ज होता है बच्चे लोग, धन आवेशित कण होता है। फिर इन्होंने लगभग 20 लाख अल्फा कण, कितने लिए यहाँ पे, 20 लाख अल्फा कण लिए, और उनकी बौछार करवाई एक पतली सी स्वर्ण पन्नी पर जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -7 मीटर आएगा। मीटर जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर, बहुत ही महीन सी, इसका प्रतीक होता है AU। इस पर बौछार की और बैठे बैठे देखने लगे कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर रहे हैं, कुछ 90 डिग्री से हो रहे हैं, कुछ 120 डिग्री से जा रहे हैं, यानी अल्फा कणों का प्रकीर्णन हो रहा है, यानी फैलाव हो रहा है। इसीलिए इस मॉडल का नाम था अल्फा कणों का प्रकीर्णन। यानी यहां से भी स्पष्ट हो रहा है कि इनका भाग पूरा ही खाली है, तभी तो जो भी आए निकल के जा रहे, जो भी आए निकल के जा रहे हैं, यानी भाग खाली है। तब बैठे बैठे देख रहे थे तो एक कण वापस उसी पथ से लौट गया। जब एक कण क्यों लौटा, क्योंकि अल्फा कण पे चार्ज होता है धनावेशित, यानी इसका टक्कर का सामने मिल गया। यानी यहां पर भी कौन है, कुछ ना कुछ धनावेशित है, जिसकी त्रिज्या रदरफोर्ड ने बताई थी 10 की पावर -15 मीटर बताई थी। और इसे आप जनरल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो एक फर्मी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फर्मी या फेम्टो भी बोल सकते हैं। तो कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से, कुछ 120 से प्रकीर्णित हुए, एक अल्फा कण वापस आ गया। तो ये घटना बहुत ही अद्भुत थी, और इसी आधार पर उन्होंने सोचा कि अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव को वापस भेज रहा है। फिर उन्होंने अपने परीक्षण निष्कर्ष के आधार पे इसको नाभिक नाम दिया। तभी माना जाता है कि नाभिक की खोज है जो हमारे भाई साहब रदरफोर्ड ने की थी, या नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस प्रकार बच्चे लोग आज की क्लास में हमने 2 इंपॉर्टेंट मॉडल को पढ़ा है, जे थॉमसन का तरबूज मॉडल, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लगाना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और आगे आने वाला पार्ट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। चौथा मॉडल जो एक्चुअली सक्सेसफुल मॉडल होता है वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन तीनों में कुछ ना कुछ कमी है, चौथे में भी कमी है, लेकिन परफेक्ट रूप से वही माना जाता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जो आप 11th में पूरा डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन 10th में भी मैं आपको 11th वाली फीलिंग ले आऊंगा। तो कल हम पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए केमिस्ट्री पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। मिलते हैं बाद में। थैंक यू।